नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आधुनिक भारत के इतिहास में एक और पायदान चढ़ते हुए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने शुरुआती दौर में आपसे चर्चाएं की थी कि भारत में यूरोपियंस का आगमन कैसे हुआ। यूरोपियंस के आगमन में हम ब्रिटिशर्स तक पहुंचे। ब्रिटिशर्स के आगमन की चर्चाएं चल ही रही थी कि इसी बीच में आज हमने जो मेजर टाइटल डिस्कस करने का निर्णय लिया, जिसका नाम था प्लासी और बक्सर का युद्ध। अब ये प्लासी और बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था और उस समय भारत में किन का शासन था? होने को तो मूलतया मुगल्स का जो शासन है उसको मध्यकालीन भारत के अंदर पढ़ा जाता है, लेकिन जिस समय भारत में यूरोपियंस आ रहे थे उस समय कौन से मुगल्स थे, तो एक ब्रीफ आइडिया, क्योंकि इनके बारे में डिटेल स्टडी नहीं करनी है, किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन होता क्या है, किसी राजा को मतलब रंगीला राजा कह दिया गया, किसी को कुछ कह दिया गया, तो कुछ इस तरह के शब्द होते हैं जिनकी राजाओं के लिए यूज में लिए जाते हैं। और उस पूरे कालखंड में, एक लंबा चौड़ा 50-60 साल का जो कालखंड है, उस कालखंड में कोई ना कोई तो ऐसी यादगार घटना रही होगी, तो उसे हम हल्का सा ब्रीफ में लेते हुए प्लासी के युद्ध के अंदर एंट्री करेंगे, है ना। यानी एक तरह से ऐसे समझिए कि जिस समय भारत में यूरोपियंस का आगमन आगमन हो रहा था उसी समय कुछ भारत के अंदर और भी राजा थे जो शासन में थे, और जो और राजा भारत के अंदर शासन में थे उनका जिक्र आज के सेशन के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एक ब्रीफ इंट्रो लेकर के। मैं फिर से याद दिला दूं, ये सारी चीजें जो मैं आपको फिलहाल दे रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें आपको एज इट इज पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। इसी जगह इसी क्लास के अंदर पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त हो जाएंगी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि ये जो तथ्यात्मक जानकारी आपको दी जा रही है, जिन्हें आपको याद करना है, इसके अतिरिक्त रूप से कितना भी याद करना है उसके लिए मैंने कुछ किताबें आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर दी हैं, लेकिन उसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य हमने अपने इन नोट्स में दे दिए हैं, जो कि आपको प्रिंटेड फॉर्म में घर पर भी पहुंचाए जाते हैं यदि आप अपने लिए इन्हें ऑर्डर करते हैं। तो जो भी तथ्य मैं यहां दे रहा हूं, आप उसे आगे किताब के रूप में अगर देखना चाहें कि मिनिमम इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, उस प्रकार से हम आपके घर पर भी ये कंटेंट डिलीवर करते हैं। कंप्लीट जो हमारा नोट्स है हैंड रिटन, हिंदी मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का, उनमें भी ये कंटेंट हस्तलिखित रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेट मुगल एम्पायर एम्पियर्स। अब ये लेट मुगल एम्पियर्स की चर्चा क्यों कर रहे हैं हम, इसको आसान भाषा में ऐसे समझते हैं। देखिए, मुगल काल में आपको यह मालूम है कि अंग्रेजों का आगमन किसके काल में हुआ, शाहजहां क्या कर रहा था, जहांगीर क्या कर रहा था, कौन किसके साथ मिलने आया, क्या हुआ। ठीक है, उसी पैरेलल कालखंड में एक तरफ युद्ध चल रहे हैं, ब्रिटिशर्स के और फ्रांसीसियों के आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, वो कार्नेटिक वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन पैरेलली दिल्ली में भी तो किसी का शासन रहा होगा, क्योंकि दिल्ली उस समय सबकी राजधानी हुआ करती थी। एक तरह से समझिए कि जो भी लोग आते थे आक्रमण करने के लिए, उन्हें दिल्ली तक ही पहुंचना होता था। उन्हें लगता था देश का मध्य भाग दिल्ली है। वास्तविकता भी थी कि दिल्ली लगभग मध्य में स्थित है। यहां से इसको राजधानी बनाने का बड़ा रीजन भी यही है कि ये देश के लगभग मध्य में स्थित जगह है ना। तो ऐसी स्थिति में सबको लगता था दिल्ली पहुंच गए, इसका मतलब संपूर्ण भारत पहुंच गए। लेकिन भारत तो पूर्वोत्तर तक भी फैला हुआ है, दक्षिण तक भी फैला हुआ है। उन क्षेत्रों तक हालांकि कभी विदेशी आक्रांताओं की रीच नहीं हो पाई, लेकिन उन्हें लगता था दिल्ली मतलब भारत पहुंच गए हम। ठीक है, अच्छा, उस दौर में दिल्ली में किन के शासन चल रहे थे, तो ये कुछ क्रोनोलॉजी है। देखो, इस क्रोनोलॉजी को आप ही को याद करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं करना है। क्रोनोलॉजी का मतलब कालखंड है। ये आपको याद क्यों करना है, क्योंकि परीक्षा आपको देनी है। आप इस क्रम को क्यों याद रखें, हो सकता है समटाइम्स आपसे पेपर में यह पूछ लिया जाए, इन राजाओं के शासन को उत्तरोत्तर क्रम में विकसित कीजिए, यानी कि कम से ज्यादा की तरफ बढ़िए, ज्यादा से कम की तरफ बढ़िए, बताइए पहले कौन था बाद में कौन था, है ना। इस प्रकार से इन्हें व्यवस्थित कीजिए। तो आपसे निवेदन है, इस प्रकार की तथ्यात्मक जानकारियों को आप याद कर लें। मैं नंबर्स में बहुत पुअर हूं। नंबर्स में बहुत पुअर हूं से मतलब क्या है, मुझे डेट्स, ईयर्स ये याद नहीं होती। पर्सनली मैं मेरी पहचान आपको बता रहा हूं, लेकिन मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेल नहीं किया। ये हालांकि खुद पे गर्व करने का विषय भी है कि हाँ ठीक है, मैंने कुछ फेल नहीं किया। लेकिन फिर कैसे किया, क्या पेपर के अंदर ये पूछे ही नहीं या आप पढ़ के ही नहीं गए? मैं पढ़ के जाता था, लेकिन मैंने एक स्मार्ट स्टडी प्लान में ली हुई थी, और इतिहास में वो बहुत ज्यादा काम में आती है। देखिए, ये जो तथ्यात्मक डेटा लिखा हुआ है ना, जो नाम लिखे हुए हैं, नाम के साथ में जो ईयर्स लिखे हुए हैं, ये कुछ लोगों को तो बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। विशेष रूप से मैं अगर कहूं तो महिलाओं में, बच्चियों में, लड़कियों में ये बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है नंबर्स को याद करने की। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है ना। उन्हें डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ और मैरिज एनिवर्सरीज, मैं अपने घर में जो देखता हूं वो अनुभव से आपको बता रहा हूं, उन्हें याद रह जाते हैं।
आप भी संभवतः उस स्तर पर हों कि आपको भी चीजें याद रह जाएं, तब तो आपका बहुत बड़ा संघर्ष खत्म हो गया। लेकिन अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो क्या कर सकते हैं? तो आपके लिए मेरा वाला मॉडल काम में आएगा। और वो क्या है? जो भी नंबर्स है ना, जो फैक्ट्स हैं कि आपको ये याद करने हैं लेकिन याद नहीं होते, उन्हें आप कहीं लिख करके रखते रहिए, या फिर ये पता कर लीजिए कि ये पेज है जो मुझे याद नहीं है, इसे साइड में रख लीजिए। और नियमित रूप से या तो संडे के दिन एक दिन टाइम निकालिए कि आज मुझे 100 फैक्ट याद करने हैं, बस बस रटना ही है मुझे। और अपने मन में कैसी भी कहानी बनानी है। बहादुर आए, बहादुर जहांदार थे, फिर फर्रुखशियार आए, फिर रफीउद दर्जात आए, मोहम्मद शाह रंगीला आए, अहमद शाह आए, आलमगीर आए। कैसे भी गाना बनाइए, चाहे आप अहमद आलम था, आलम शाह था, शाह अकबर था, अकबर बहादुर था, बहादुर मुगल थे, मतलब कुछ भी क्रम में आप कैसे भी दाएं बाएं करके इन्हें अपने हिसाब से क्रोनोलॉजिकली सेट करके याद करने का खुद से निरंतर वीकली प्रयास करें। आपको पढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। परीक्षाओं तक कैसे याद रखें? तो मैंने क्या कर रखा था कि मैं हफ्ते में अपने फैक्ट्स को इकट्ठा करता और रट लिया करता था कि रट लिया भाई, और रट के फिर कहता था कि अब भूल जाओ। अच्छा, दिमाग की एक बहुत जबरदस्त चीज क्या है कि जब आप फैक्ट को याद करके भूलते हैं लेकिन आपने न्यूमोनिक्स बना लिए। न्यूमोनिक्स से मतलब, जैसे मान लीजिए कि मैं इसी न्यूमोनिक की बात करूं, न्यूमोनिक का मतलब मैंने गाने में शायद सेट कर लिया। जैसे क्या सेट कर लिया कि बहादुर जहादार शाह, बहादुर, अरे कहां चला गया, बहादुर जहादार फर से रफी और मोहम्मद के गाने गाता था। बहादुर जहादार शाह फर से रफी और मोहम्मद के, मोहम्मद रफी हुआ करता था ना, तो रफी मोहम्मद याद करना है। मोहम्मद रफी के गाने बड़े फेमस थे। अब मैंने एक क्रोनोलॉजी बिठा ली, बहादुर जहादार शाह, बहादुर था जहादार, और वो फर से, क्यों 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 खास था वो? क्योंकि वो फर से रफी के और मोहम्मद के गाने गाया करता था। मोहम्मद रफी के नाम पे मोहम्मद हो गया, बहादुर शाह हो गया, तो बहादुर जहादार था। तो बहादुर था जहादार जो फर से रफी और मोहम्मद के गाने गाया करता था। भाई आपको लगा यार इसका मतलब, और यदि 2-4 बार बोल लिया ना तो ये फर्जी सी क्रोनोलॉजी भी दिमाग में सेट हो जाती है, जो देखने में ऐसी लग रही है ना यार ये क्या है। बहादुर था जहादार फर से रफी और मोहम्मद के गाने गाया करता था। बहादुर था, कौन था? बहादुर था जहादार शाह, क्या करता था? फर से किसके गाने गाया करता था? मोहम्मद और रफी के, नहीं यार, रफी के और मोहम्मद के गाना गाया करता। ये लो जी, याद हो गए पांचों की पांचों। आप अगर ऐसे करके खुद से एक बार प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप इस तरह की चीजें याद कर पाएंगे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी, अब जैसे दूसरा फिर क्या हो गया? करनाल का युद्ध हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? अब हम आगे गाना बनाते हैं। क्या था साहब? अहमद ऑल इन वन था। अहमद, अहमद कैसा था? ऑल इन वन था। और भाई साहब वो इतना ऑल इन वन था कि उसके साथ शाह भी जुड़ा रहता था। अहमद ऑल इन वन था, उसके साथ शाह भी जुड़ा रहता था। क्यों? अरे भाई जो अकबर का नाम जो उसने रख लिया था। अच्छा, अकबर का नाम क्यों रखा था? अरे अकबर बहादुर था ना। फिर ये क्या हो गया? बहादुर से चले बहादुर पे ही आ गए, बहादुर शाह जफर। तो क्या था भाई यहां पे कहानी क्या बन गई? अहमद, अहमद क्या था? ऑल इन वन था। क्यों? अरे उसने शाह का नाम रख लिया था। अरे मतलब शाह का नाम क्यों रख लिया था? अरे शाह इसलिए रख लिया था ना। या फिर अहमद था ऑल इन वन। ऑल इन वन क्यों था? क्योंकि वो शाह था। शाह किस तरह का था? क्योंकि उसने अकबर का नाम रख लिया था। अरे अकबर का नाम क्यों रखा? क्योंकि अकबर बहादुर था। अहमद ऑल इन वन था, क्यों था? क्योंकि उसने शाह का नाम रखा था। शाह का नाम क्यों रखा था? क्योंकि अकबर था ना। अरे अकबर क्या था? अकबर महान था ना, तो बोले तो अकबर बहादुर था। अब बेतरतीब तरीके से एक बार न्यूमोनिक सेट करिए। अब जितनी देर में मैंने ये न्यूमोनिक बोली है, आपसे मैं फट से इस चीज को चेंज करके आपसे पूछता हूं जल्दी से। मैंने जो अभी आपको शुरुआत में 5 नाम बताए, उन्हें एक बार कमेंट बॉक्स में, कुछ भी याद मत करिए, केवल कमेंट बॉक्स में लिख कर देखिए। जो शुरुआती 5 नाम थे, करनाल के युद्ध से जो पहले के 5 नाम थे, उन्हें एक बार न्यूमोनिक्स में सेट करके देखिए। कहां से शुरू किए थे हमने? जल्दी से बताइए। हमने तो बिल्कुल भी नहीं बताया ना, तुरंत बताइए। बहादुर जहादार, उसके बाद क्या था? बहादुर था जहादार फर से रफी और मोहम्मद के गाने गाता था। अल्ले तो 5 याद हो गए। बहादुर था जहादार फर से रफी और मोहम्मद के गाने गाता था। अल्ले तो हो गया। फिर अहमद ऑल इन वन यानी आलमगीर, क्यों?
क्योंकि शाह आलम था ना। शाह आलम क्या था? अकबर था ना। अकबर क्या था? अरे बहादुर था ना। अरे अगले 5 भी याद हो गए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जावेद कर दूंगा बेटा, फिक्र मत करिए आप, थोड़ा सा ट्रस्ट तो रख ही सकते हैं, क्योंकि अभी मैं करूंगा ना तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। जिस दिन लास्ट डेट आ रही होगी हम ऑटोमेटिक कर देंगे, हमने उसमें कह रखा है ना। जावेद बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं इसकी चिंता कर रहा हूं। बताइए भाई, जो मैंने अभी बोला क्या आप उसे अपने दिमाग में कनेक्ट कर पाए? मतलब होने को बिल्कुल एकदम फर्जी सी चीजें हैं, याद करने के नाम पर हमने एक न्यूमोनिक्स बनाया और दिमाग में सेट हो गया। बताइए। रफी, मोहम्मद, अहमद, आलम, शाह, अकबर, बहादुर सब याद हो गए? अगर याद हो गए हो तो थम्स अप कर दीजिए। और आपने अगर खुद पर ट्रस्ट खो दिया, ट्रस्ट कैसे खोया जाता है? अरे ये कोई याद होता है क्या? बस इतना सा विचार कर लिया तो यकीन मानिए ये याद होगा ही नहीं। हिस्ट्री का दुर्भाग्य है ये। और इंटरेस्टिंग बात सोचकर देखिए कि मैं जैसे आपसे कह रहा हूं ना कि याद नहीं होगा, वास्तविकता याद नहीं होगा। और अगर आपने सोच लिया याद हो जाएगा तो याद हो जाएगा। हमारा जो वो है ना, आलिज वेल के अंदर कहते हैं दिल तो पागल है, आलिज वेल दिल को समझाओ। दिल कुछ भी नहीं है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। दिल थोड़ी सोचता है। तो थोड़ी बायोलॉजी इतनी तो आपको भी आ गई है अब, है ना। तो इतनी बायोलॉजी हमको भी आ गई है, तो सोचता तो हमारा दिमाग ही है। तो दिमाग नाम पर क्या चीज है हमारे पास? सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको हमें बेवकूफ बनाना होता है। उसे बताना होता है तेरे को सब याद हो गया। आलिज वेल जब हम बोल रहे होते हैं, असल में हम सबकॉन्शियस माइंड को, जो कि अंदर ही अंदर हमारे बिहाफ पर सोच रहा है, उसे बताना होता है कि हाँ भाई आलिज वेल है, आलिज वेल है। बोलिए। याद हुआ हो तो थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर ये तो ध्यान आ जाता है, ये तो चीज बहुत सही है। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा करके आप, मतलब पूरी हिस्ट्री को अगर फैक्ट्स में याद करना चाहे ना, किसी भी तरह का गाना बना लीजिए। और मैं आपको ये जो गाना है ना, सेशन खत्म होने पे फिर से पूछूंगा और आपको पूरा की पूरा याद हो जाएगा। आकांक्षा पूछ रही है सर अपनी वेट लॉस जर्नी बताइए। बेटा आकांक्षा मैं बता दूंगा, मतलब आसान भाषा में तो ये है, जैसे मैं आपको बताऊं, अब आपको कैसे दिखाऊं। कुछ चीजें जो दृढ़ इच्छा शक्ति से होती हैं, आकांक्षा आप बार बार पूछ रही हो, हालांकि अपने जख्म दिखाए नहीं जाते। मैं तुम्हें मेरे जख्म दिखा देता हूं थोड़ी थोड़ा। अब पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। दिखा? पैर में अगर दिख रहा हो, एक और पैर दिखाता हूं। अगर दिख जाए तो इतने मोटे मोटे पैरों में छाले हो रखे हैं। पता नहीं अब ये जख्म है, आपको दिख पाते हैं कि नहीं दिख पाते। ये मेरे वो जख्म है जो चलने से होते हैं, पैरों में चलने से। मैं 10,000 कदम नियमित रूप से चलता हूं आकांक्षा। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, जो कथन है ना, तो तो पैरों में जख्म है और आपको पढ़ाने की खुशी है ना। और इतने मोटे मोटे छाले हो रखे, मैंने दिखाई दिया, संभवतः आप लोगों को दिख जाए। बहुत देर से आकांक्षा पूछ रही है सर अपनी वेट लॉस जर्नी बताने की, कहा था 2024 में। ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाती हैं, बताई नहीं जाती हैं, लेकिन ठीक है। तो पहला, मैं 10,000 कदम मिनिमम रोजाना चल रहा हूं। दूसरा, अभी कल मैं गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करने गया था, इसीलिए आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी कल के दिन। और मैं परिक्रमा का समय निकाल रहा होता हूँ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, नंगे पैर परिक्रमा देने से पैरों में छाले हो जाते हैं, तो वो मेरे नियमित हैं, है ना। कि मतलब अभी क्या है, रिसेंट डेज में, मतलब हम लोग कुछ पैरों में पहन के परिक्रमा दे रहे थे, लेकिन प्रेमानंद बाबा का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, पैरों में चप्पल जूते कुछ नहीं पहनने चाहिए। तो हमने कहा चलिए अब नंगे पैर दे लेंगे। तो कल नंगे पैर दिए तो बढ़िया बढ़िया छाले हो गए, अच्छे वाले। ठीक है। तो ये दूसरा काम हो गया। तीसरा, मैं वहां जाता हूँ ना तो कुछ प्रतिज्ञा लेके आ जाता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली हुआ कि मैं देख रहा था कि मैं मीठे पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो मैं वहां प्रतिज्ञा लेके आ गया कि अगली बार मीठा परिक्रमा में ही खाऊंगा। तो मैं 1 महीने तक अब मीठा नहीं खाऊंगा। मैंने ये खुद से अपने अंदर एक दृढ़ प्रतिज्ञा ले ली है, कि ईश्वर के नाम पर प्रतिज्ञा ले ली है ना। तो वो हो जाएगा कि भाई अब वहीं जाऊंगा तो मीठा खाऊंगा, तो मेरा मीठे जो मेरी कमजोरी है उसको मैं अपनी ताकत बना के आ गया कि मैंने प्रभु के सामने नियम लिया है कि मैं 1 महीने तक मीठा नहीं खाऊंगा। तो आकांक्षा, कुछ दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ शारीरिक श्रम, वेट लॉस हो जाता है। और जहां इच्छा शक्ति शक्ति कॉम्प्रोमाइज करती है, वहां पे सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अब क्लियर है?
कितने किलोमीटर? 21 किलोमीटर है, नंगे पैर चलना होता है। और जो 10,000 कदम है वो 8-9 किलोमीटर के आसपास रोजाना होते हैं, है ना? अब हो गया ये जो जो बच्चे इतनी देर से, आकांक्षा अब तुम्हारा कमेंट टिक हो गया है, अब मिल गया तुम्हें आंसर। विकास काफी कॉम्प्रोमाइज्ड है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो उम्मीद है अब आपको ये फैक्ट समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। अब जब ये क्लियर हो गया है कैसे पढ़ना है, तो अब हम इनका थोड़ा थोड़ा सा फैक्ट बता देते हैं, सबका टिप्स पे याद होता चला जाएगा। जैसे औरंगजेब जब था ना शासन काल में, अब देखो मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, मैं पूरा की पूरा मिडाइवल या एंशिएंट राजा रजवाड़े युद्ध फुद्ध इन सबके साथ में फिंगर टिप्स पे याद करा सकता हूं, लेकिन जबरदस्ती दिमाग में कचरा भरने का कोई लॉजिक तो नहीं बचता। और जब लॉजिक नहीं बचता तो फिर हम इसको किस तरह से याद करें? हम केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे औरंगजेब चला गया, औरंगजेब सबसे कट्टर व्यक्ति माना गया था, या ये कहिए कि मुगल काल का सबसे अंतिम शासक जिसने सबको राज में ले रखा था वो मुगल काल के अंदर औरंगजेब ही था। यानी कि जब बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और ये औरंगजेब, ये पीढ़ी थी जिसको असली मुगल काल कहा जा सकता है। उसके बाद जो उत्तरोत्तर मौर्य काल था, यानी कि पास्ट मुगल काल जो था, या पोस्ट मुगल काल जैसे आप कह सकते हैं, वो क्या था? उस समय मुगल काल का या दिल्ली का केंद्र पर से शासन, केंद्र पर तो शासन था लेकिन अपनों पर से शासन घट रहा था। इसी कारण से नेक्स्ट 52 ईयर्स में 8 सम्राट बदले, और इस बीच में जहां जहां इनका कंट्रोल हुआ करता था वो इनके कंट्रोल से बाहर चला गया। जैसे कहते हैं ना, केंद्र अगर कमजोर है तो फिर सभी राज्यों के लोग अपना अपना सर उठाने लग जाएंगे। उस समय क्या हुआ था, केंद्र में औरंगजेब तो चला गया, तो उसके स्थान पर जो भी राजे बैठे वो अच्छे राजे नहीं थे, उन्हें विरासत में मिली थी सत्ता। और जब सत्ता विरासत में मिलती है तो फिर उसके कारण आपको सरकार चलाने का अनुभव नहीं होता, और इसी के चलते विरासत में मिली सत्ता को मुगल के जो आने वाले राजा थे वो संभाल नहीं पाए, और धीरे धीरे मुगलों का पतन होता चला गया। इसी के अंदर औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे, जिनमें से मुअज्जम काबुल पर शासन करता था, मोहम्मद आलम गुजरात पर था, मोहम्मद कमबख्श बीजापुर का सब सूबेदार था, और तीनों पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। अगर आपने मेरा वो काशी वाला व्लॉग देखा हो, है ना नितेश, आप जरा बहुत मेहनती हैं। मेहनती नहीं भाई, जीना जरूरी है उसके लिए करना पड़ता है। चलिए, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। उस समय पर क्या था, औरंगजेब के कालखंड के अंदर, मैंने एक बार अभी काशी वाला व्लॉग डाला है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, उसमें मैंने ये कहानी बताई है आपको कि हम लोग लिखे साहित्य पर कब से विश्वास करने लगे, हमने वेदों को क्यों नहीं लिखा। क्योंकि असल में मुगल काल में या मिडाइवल एज में हमारे ऊपर इतने आक्रांता आए, और वो सब लोग भाई भाई से लड़ रहा है, बेटा बाप की हत्या कर दे रहा है, बाप को बेटे ने गिरफ्तार करके डलवा रखा है। तो वो जो साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ा ना, उससे हमारी विश्वास को, हमारे सत्य को शटर कर दिया उस चीज ने। तो चूंकि ये इस तरह के लोग थे, आप सोचिए कि तीनों बेटे आपस में उत्तराधिकार के लिए कि राजा कौन बनेगा इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जबकि भारत किस आधार पर विकसित हुआ था? भारत विकसित हुआ था भगवान राम की परंपराओं में, जिसमें क्या था कि एक बेटा बाप के आदेश की पालना के लिए 14 साल संन्यास, 14 साल वनवास में चला जाता है। दूसरा भाई अपने भाई की एब्सेंस में, कहीं ऐसा ना हो कि इनके कारण पिताजी ने बड़े को भेजा है, वो केवल खड़ाऊ रख करके और वो भरत मुनि बन करके एक तरह से शासन करते हैं, अपनी गद्दी पर नहीं बैठते, भैया के आने पर राजगद्दी उन्हें वापस देते हैं। भारत उस तरह की परिपाटी का देश था, है ना। तो ऐसी स्थिति में तीनों भाइयों में उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ है, तो जाजऊ के युद्ध के अंदर 1707 के अंदर मुअज्जम की सेना ने, मुअज्जम की जो सेना थी वो जीत जाती है। मुअज्जम वो जो काबुल में था। इसी उत्तराधिकार के युद्ध के अंदर गुरु गोविंद सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के समय पे गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो एक मतलब उनके एंटी वो बनकर आए थे कि नहीं भाई, तुमको हम करने नहीं देंगे, धर्म के नाम पर जो तुम नुकसान कर रहे हो वो नहीं करने देंगे, ठीक है ना। वेदांग, मैं देखता हूं बेटा, है ना। हिमांशी, कौन सी क्लास नहीं हो रही है बेटा? ऑलमोस्ट अभी भी मैं जब देख के आया हूं तब इंग्लिश की क्लास चल रही है, कौन सी क्लास नहीं हो रही है? है ना। हाँ, तो अब यहां पर गुरु गोविंद सिंह ने, तो ये तथ्यात्मक जानकारी है कि गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था, तो मुअज्जम का साथ दिया था, ठीक है साहब। 1707 के अंदर जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, अब इसी मुअज्जम ने अपना टाइटल रख लिया था बहादुर शाह। तो जो बहादुर शाह टाइटल है वो असल में मुअज्जम ने रखा था अपना नाम। 65 साल की उम्र में जाकर के ये सम्राट बन के दिल्ली के तख्त पर बैठा था। इसने क्या किया,
औरंगजेब के कालखंड में क्या था कि औरंगजेब ने मराठों पर, राजपूतों पर काफी सारे ऑब्लिगेशंस लगा रखे थे। अब ये सब चीजें पढ़ने के नाम पर अगर पढ़ने बैठोगे तो पूरी लंबी चौड़ी कहानियां है। बस इतना सा याद रख लो कि मराठों और राजपूतों के साथ में बहादुर शाह ने काफी फ्रेंडली व्यवहार कर लिया। ठीक है। 1683 में इसने संभाजी के पुत्र शाहू जी को आजाद किया था, तो मराठों के प्रति इसकी मित्रता हो गई। राजपूत औरंगजेब से खफा थे क्योंकि औरंगजेब राजपूतों पर काफी सारे, उनको गीत नहीं गाने दे रहा है, उनको धर्म नहीं मानने दे रहा है, उनको जबरदस्ती परेशान कर रहा है। उन सब चीजों के चलते इसने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा, तो ये राजा बन के बैठा रहा। तो जोधपुर के अजीत सिंह और सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ इसने समझौता किया। इसे खफी खां के द्वारा शाहे बेखबर की उपाधि दी गई। शाहे बेखबर की उपाधि का मतलब इन्हें पता ही नहीं है कि नीचे चल क्या रहा है। तो बहादुर शाह प्रथम बन तो गए थे दिल्ली के अंदर शासन के अंदर, लेकिन उनका शासन कोई बहुत प्रभावी शासन नहीं था। इसके बाद में जहांदार खां आए। जहांदार शाह आकर के साहब 1 साल तक शासन में बैठे रहे। इन्होंने सिंहासन प्राप्त करने के लिए जुल्फिकार खां की सहायता ली, बाद में उसे प्रधानमंत्री बनाया। इसे प्रथम अयोग्य शासक और इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है, यानी इसके पास दिमाग ही नहीं था, बस बन गए क्योंकि बस सत्ता में रहना था। इसके शासनकाल में लाल कुमारी नामक एक नर्तकी थी, जो नाचने वाली जो होती है, उसने अपने शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप का आदेश दिया हुआ था कि वो अपने स्तर पर बताया करती थी कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। खाकी खां ने अपने पुस्तक के अंदर मुंतखब उल लुआब में लिखा कि नया शासनकाल गायकों और नर्तकों के लिए अच्छा था। वही वाली बात, अब पैसा बपौती में मिला है, उसको बढ़ाने की अपेक्षा आकांक्षा है नहीं, तो जो है उस पर कंट्रोल करना है और मौज लेनी है। तो ये मौज लेने वाले बच्चे थे, बिगड़ी संतानें थी, अमीर बाप की बिगड़ी संतानें थी। ठीक है। जजिया कर को समाप्त कर दिया कि ठीक है, इससे लोगों में अच्छा, लोगों को फील गुड होना चाहिए कि धर्म के नाम पर यात्रा करने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। इसी के बीच में जुल्फिकार खां के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था की इजरा प्रथा प्रारंभ की गई। इजरा, जो कि अंग्रेजों ने भी इसमें से काफी कुछ अपनाया था। इजरा प्रथा के अंदर वही खेत के हिसाब से टैक्स लेने की जो प्रथा थी वो लागू की गई कि साहब फलाने का खेत है तो इसको इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जहांदार शाह का टाइम था। मतलब इसमें भी कुछ याद रखने वाला बात नहीं है, बस इतना याद रखना है कि हाँ, कोई लंपट मूर्ख नाम से कोई व्यक्ति था। ठीक है। हाँ जी। अतुल दिखती होगी बेटा, देखना आप, है ना। सर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, वीडियो कहाँ भेजें? अतुल बेटा, वीडियो के लिए मैंने आपको एक नंबर बता रखा है, 9829104185 या 9829104183। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी की क्लास कब से चलेंगी? बेटा जब ये खत्म होगा तब चलेंगी, और ऑलरेडी डाल रखी है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। ठीक है ना। अमृता बेटा, अभी जो क्लासेस चल रही हैं उन्हें ढंग से कर लो, जरूर चलाएंगे उसमें भी, है ना। अपनी पाठशाला की वर्षगांठ 16 फरवरी के दिन, उस दिन कुछ अच्छा अनाउंसमेंट होगा, फिक्र मत करिए। ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर के बात समझ में आई। तो फर्रुखशियार के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। फर्रुखशियार आता है 1713 से और 1719 के बीच में, 6 साल तक इसका शासन रहा। मेरा कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि इनको याद किसी को भी नहीं करना है, बट ठीक है, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ याद रखने का। जैसे इसने सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन पर बैठा था, इसलिए सैयद बंधुओं को किंग मेकर की उपाधि दी जाती थी। इसने बंदा बहादुर की हत्या कर दी थी सिख नेताओं का, तो सिखों के खिलाफ हो गया। सैयद बंधुओं ने मराठाओं के साथ दिल्ली की संधि कर ली थी अंग्रेजों ने मिलकर के। सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से फर्रुखशियार को सिंहासन से हटाकर अंधा करके मार दिया था। तो अब जिसके साथ में पहले बहादुर शाह ने समझौता किया था, अब बहादुर शाह तो चले गए, फर्रुखशियार को अंधा करके क्यों मार दिया गया? क्योंकि सैयद बंधुओं को पता चल गया कि यह आदमी जिनके साथ में बहादुर शाह ने संधि की थी उनके खिलाफ काम कर रहा है, तो इसी को अंधा करके मरवा दिया गया। सैयद बंधुओं के नाम थे वजीर अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, तो एक इनमें से वजीर था और एक मीर बख्शी था। तो इनके नाम पूछे जाते हैं कि इन्हें किंग मेकर की उपाधि दी गई थी। इन्होंने ही जोधपुर के राजा अजीत सिंह के साथ मिलकर के और इन्हें अंधा करके मरवा दिया था फर्रुखशियार को कि चलो तो तुम्हारा काम निपट गया। ठीक है, तो यहां पर हो गया। इसके बाद में
रफी उल दौला जो है सैयद बंधुओं की मदद से फिर ये बादशाह बना। फिर से वही वाली बात कि इसे किंग मेकर का नाम दिया गया था। सबसे कम समय तक इसका शासन रहा, फरवरी से जून तक ही रहा, टीबी होने से ये मर गया। ठीक है, इसके बाद में रफी उद दौला निकल गया। फिर रफी उद दौला के बाद में आता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो है उसको भी सैयद बंधुओं ने मुगल राज सिंहासन पर बिठा दिया। तो सैयद बंधुओं को उस समय किंग मेकर कहा जाता था कि जिनके साथ सैयद बंधु हैं उन्हें वो राजा बना देंगे। और इन्होंने लंबा शासन किया, 1719 से लेकर के 48 तक इन्होंने शासन किया। 1722 में चिनकिलिच खां को रंगीला ने वजीर के पद पर नियुक्त किया। निजामुल मुल्क ने तुर्रानी सैनिक हैदर बेग की सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। तो हत्या करवाना उस काल में बहुत कॉमन चीज हुआ करती थी। अपन ने कई मुगल इतिहास भी पढ़े हैं, किसी को अंधा करके मरवा दे रहे हैं, किसी को वैसे मरवा दे रहे हैं। तो जिन सैयदों ने इतने दिन से सरकारें चलाई थी उनको मरवा दिया गया। तो सैयदों को मरवा दिया गया, तो सैयद मर गए, तो अब राजा का शासन जो है थोड़े दिन ज्यादा तक चल गया। मोहम्मद शाह के शासन काल में यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के अंदर मुर्शीद कुली खां, अवध के अंदर शहादत खां, हैदराबाद के अंदर चिनकिलिच खां, भरतपुर मथुरा के अंदर बदन सिंह, गंगा यमुना दोआब के कटहेर रोहेलों के नेतृत्व में फर्रुखाबाद के नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। यही सबसे बड़ी बात थी। क्या थी सबसे बड़ी बात? सबसे बड़ी बात यह थी कि अब राजा का अपने जो एक तरह से सामंत कह लीजिए या फिर जमींदारी कह लीजिए या फिर जो क्षेत्र राजा के अंडर में आया करते थे उन पर से कंट्रोल लूज होना शुरू हो गया था। कंट्रोल लूज होना शुरू हो गया था का मतलब यह हुआ कि अब केंद्र में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके नियंत्रण में राज्य नहीं है या राजघराने नहीं है, और सब राजघराने राजा से कह रहे हैं कि अब हम अपना स्वतंत्र शासन चलाएंगे। आपको लगता है कि आप हमसे युद्ध करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। तो ऐसी स्थिति में मुगल दिल्ली में बैठे तो रहे, लेकिन उन मुगलों का जो नेतृत्व था, नीचे कंट्रोल था, वो धीरे धीरे लूज होता चला गया। लूज होते होते बंगाल के अंदर मुर्शीद कुली खां, ये सब राजा के पहले बड़े सूबेदार हुआ करते थे, यूं समझिए। तो ये सब सेपरेट होकर के अपना अपना राज करने निकल पड़े। 1737 में बाजीराव वन के नेतृत्व में मराठा सेना शक्ति प्रदर्शन हेतु दिल्ली तक पहुंच गई थी। इसी बीच में जब सभी लोग लूज होते चले जा रहे हैं, तो जिन मराठाओं पर मुगलों का शासन हुआ करता था, जैसे आपने इनसे पहले के काल में मराठाओं पर सुना था ना कि भाई कोई मराठाओं के साथ में मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और इन्होंने मिलकर के फर्रुखसियार को अंधा करके मार दिया था। तो अब मराठाओं के ऊपर जो शासन करने वाले मुगल थे, अब मराठा लौटकर इनके ऊपर शासन करने आ रहे थे। तो मराठाओं में बाजीराव प्रथम युद्ध करते हुए, मराठा सेना का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली तक पहुंच गए कि भाई अब मेरा शासन चलेगा। अच्छा, इसी बीच में बैटल ऑफ करनाल हो जाता है। इसमें क्या होता है? नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है। नादिर शाह कहां से आया था? ईरान से आया था। क्या लेकर चला गया? मुगल्स जिस सिंहासन पर बैठते थे उसका नाम मयूर सिंहासन था, और साथ में जो हीरा लगाते थे उसे कोहिनूर कहते थे। तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ और वो अपने साथ में ये सारी चीजें करनाल के युद्ध में लेकर के चला गया। नादिर शाह को नेपोलियन ऑफ ईरान भी कहा जाता था। नादिर शाह ने शाहजहां का बनवाया हुआ मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस के नाम से भी जानते हैं, और कोहिनूर, इन दोनों को लेकर ईरान निकल गया कि भाई इनको युद्ध में हराया, करनाल के युद्ध के अंदर हरा करके, और वो लेकर के चला गया। ठीक है। अच्छा, इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला बन गया। अब ये फैक्चुअल डेटा बन गया आपके लिए कि मोहम्मद शाह रंगीला वो आया ही लूटने था। कौन? ये जो नादिर शाह था, आक्रमण किया, लूट करके ले गया। इसी के बाद में फिर अफगानियों का आक्रमण होगा। अहमद शाह अब्दाली आता है, 5 बार भारत पर आक्रमण करता है। यानी कि अब मुगल्स वर बिहेविंग लाइक इंडियंस, और उन पर आक्रमण करने के लिए ईरान से, अफगानिस्तान से लोग आकर के आक्रमण कर रहे हैं। मुगल शब्द असल में मंगोलों से बना हुआ था। इनका ओरिजिन भी काफी खास है, जब मिडाइवल पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो अफगानिस्तान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर आक्रमण कर दिया। तो करनाल के युद्ध के बाद में वो लूट कर चला गया, इसलिए रंगीला बैठा रहा। ठीक है ना। तो ये जो मोहम्मद शाह रंगीला 48 तक था, 48 तक ही क्यों था? क्योंकि इस समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो गया, जो कि एक अफगानिस्तानी था। अब्दाली आ गया। अब जिस समय अब्दाली पहुंचा है उसी समय पूरी तरह से कंट्रोल लूज होने लग गया केंद्र में, यानी मुगल कमजोर पड़ने लगे। तो बहुत सारी रियासतें सेपरेट होने निकल पड़ी, जैसे हैदराबाद में चिनकिलिच खान, अवध के अंदर सादत खान, कर्नाटका के अंदर सदाउद्दौला, बंगाल के अंदर मुर्शीद कुली खान, रोहिलखंड के अंदर वीर दाऊद या मोहम्मद खान, भरतपुर के अंदर बदन सिंह। अब आपको यह चीज ध्यान रखनी होगी कि आपको ये सारे नाम याद अगर रह जाते हैं
तो अच्छा आंसर जब आप लिखते हैं तो आपको काफी आसानी रहती है ना। तो अब इनको याद करने के लिए आप क्या बना सकते हो? हैदराबाद में क्या था? चिंकी थे हैदराबाद के अंदर। अवध में क्या थे? आदत थी। अवध के लोगों को आदत थी क्या 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 आदत थी? खाने की आदत थी। आदत थी खाने की। हैदराबाद में कौन थे? चिंकी थे। कर्नाटक की भी आदत थी। कर्नाटक की क्या आदत थी? उल्लू खाने की आदत थी। ये मतलब एक वो वाली, मतलब आप एक प्रकार से न्यूमोनिक्स बनाकर याद कर रहे हैं, अदरवाइज कंफ्यूज होते रहेंगे, याद नहीं होगा। अभी थोड़ा सा ही एक बार ब्रीफ अपने दिमाग पर जोर डालिए। मैंने आपको शुरुआत में जिन राजाओं का क्रम बताया था, क्या आपको वो याद आ रहा है? क्या आपको बहादुर याद आ रहा है? क्या आपको जहांदार याद आ रहा है? क्या आपको फर्रुखियार याद आ रहा है? आप दिमाग पर जोर डालिए कि क्या आपने वो थोड़ी देर पहले रफी याद किया था, मोहम्मद याद किया था, वो क्रोनोलॉजी पांचों की याद आई क्या? क्या आपको ध्यान आया क्या मैंने इसी क्रम में ये सारे के सारे याद किए थे? मोहम्मद, जहांदार, फर्रुख। ध्यान से जोर दीजिए दिमाग पर कि मैंने थोड़ी देर पहले याद किया था रफी और मोहम्मद, पांच की पांच याद किए थे। आपको ध्यान आया क्या? क्या आपको फिर करनाल का युद्ध बीच में ध्यान आया क्या है? मतलब इस प्रकार से आप दिमाग पर जोर डालेंगे ना, ऑलराउंडर आपको ध्यान आ रहा है क्या, इस तरह से जोर डालिए। न्यूमोनिक्स का ये सबसे बड़ा फायदा होता है ना। तो न्यूमोनिक्स का मतलब इस तरह से उपयोग कीजिए आप। तो हैदराबाद के अंदर चिंकी थे। अवध के लोगों को क्या थी? आदत थी क्या खाने की? खाना खाने की। फिर कर्नाटक के लोगों को उल्लू खाने की आदत, उल्ला खां, ठीक है। बंगाल के लोग क्या किया करते थे? मुंशी हुआ करते थे और कुली हुआ करते थे। बंगाल में कौन था? मुंशी कुली था। बंगाल का मुनि कैसा था? कुली था। मतलब देखिए, न्यूमोनिक्स बड़े ही अटपटे होते हैं, इनको ये मत सोचिएगा कि सर आप नाम बिगाड़ रहे हैं। आप सुधार करके याद कर लीजिए, बस याद करना है। बंगाल का मुंशी कुली था, ठीक है ना। रुहेल खंड का वीर जो था वो दाऊद था। दाऊद इब्राहिम जैसे, तो रुहेल खंड के अंदर दाऊद याद कर लिया साहब। दाऊद था, रुहेल खंड का वीर दाऊद था साहब, ठीक है ना। अच्छा, भरतपुर के अंदर बदन सिंह था, यानी भरतपुर वालों का बदन बड़ा सिंह जैसा था, यानी कि शेर जैसा था। लो याद कर लिया। अब आपके दिमाग में एक बार के लिए मैं इस पेज को हटा देता हूं, आप याद करके देख लो। हाँ भाई, क्या क्या ध्यान रखना था? हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, कर्नाटका हो गया, रुहेलखंड हो गया, भरतपुर हो गया, याद कर लो। हैदराबाद में चिनकिलिच खान, चिंकी थे साहब। अवध के लोगों को खाने की आदत थी साहब। अवध खां के लोगों को खाने की आदत थी साहब। आदत थी खाने की, आदत खां, सादत खां। कर्नाटक के लोगों को सादत उल्ला खां, उल्लू खाने की आदत थी। रोहिलखंड के अंदर वीर था दाऊद, वीर दाऊद था साहब। उसके बाद भरतपुर के अंदर बदन सिंह था साहब। तो ये पांच की पांच खट से याद हो गए। तो ये बड़े राजनेता बन करके निकले। एक बार के लिए थम्स अप करिए अगर आपको ये बातें याद रह जाएंगी। क्या एक बालक पूछ रहा है, संज्ञा पूछ रही है, सर ये न्यूमोनिक्स क्या होता है? न्यूमोनिक्स का मतलब होता है याद करने की ट्रिक। याद करते समय अपने दिमाग को समझाने के लिए जो पहले से उसमें सेट चीजें हैं उन्हीं के ऊपर धारण करके उसी पर लिटा पिटा के चीजों को याद करना। हमारे दिमाग में हम याद कैसे रखते हैं, पहले याद रखने की चीजें समझिए। हम कोई भी चीज याद रखते हैं पहले से दिमाग में बसी हुई चीजों से मिलाकर। अगर मैंने आपसे कहा कि देखना यार ये आदमी कैसा लग रहा है, मैं जो ये शब्द पूछ रहा हूं ना कैसा लग रहा है, आप तुरंत उस आदमी का फेस देखेंगे और फेस देखकर कहेंगे यार ये आदमी तो ना फलाने सिंह जैसा लग रहा है। जैसे आपने मुझे जब फर्स्ट टाइम देखा तो आपके दिमाग ने क्या किया, यार ये आदमी कैसा लग रहा है, साउथ इंडिया का कोई हीरो लग रहा है कि विलन लग रहा है, साउथ इंडियन सा लग रहा है ये थोड़ा सा। क्यों? पहले मैं मूछें रखा करता था, है ना, तो मूछें जनरली साउथ के हीरो रखते हैं। तो यार साउथ के हीरो रखते हैं, साउथ के तो विलन भी रखते हैं, ये विलन लग रहा है। मैं एकदम भारी भरकम सा होता था, एकदम साउथ का विलन लग रहा है ये। अब थोड़ा पतला हुआ, अरे यार ये तो थोड़ा महेश बाबू टाइप का लग रहा है, पतला हो गया ना ये थोड़ा सा। हाँ, तो ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिसको आपने याद किया हुआ उससे मिलता जुलता चेहरा दिमाग में बिठाते हैं आपकी। अच्छा, ये ऐसा दिख रहा है ना। एग्जैक्टली न्यूमोनिक्स वही कला है कि आपको दिमाग में जो ऑलरेडी डला हुआ है उसी के हिसाब से चीजों को याद करना न्यूमोनिक्स कहलाता है, ठीक है। इसको इस प्रकार से याद रखते चलिए, ठीक है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, तो फिर इसके बाद में अहमद शाह अब्दाली का चूंकि आक्रमण हो चुका है। अब अहमद शाह यहां आया तो यहां का तो एबीसीडी भी नहीं पता, अफगानिस्तान से आया है। तो अवध का जो सूबेदार था,
अवध का सूबेदार सफदरगंज को इसने अपना वजीर नियुक्त कर दिया कि भैया तुम मेरे वजीर यानी प्रधानमंत्री बन जाओ, और साथ ही साथ एक नर्तकी को काम पकड़ा दिया कि तुम इस काम को संभालो। तो अहमद शाह अब्दाली यहां पर बनाकर वजीर और खुद निकलकर चला गया। फिर बाद में खुद ही की सत्ता प्राप्त करने के लिए 5-7 बार लड़ाई लिया। तो अहमद शाह का शासनकाल रहा लेकिन कोई खास प्रभावी नहीं रहा। अब हम आ चुके हैं उस खास दिन के ऊपर जिसका नाम है प्लासी का युद्ध, 1757 युद्ध ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम चाहेंगे कि इसे आपके साथ कल डिस्कस किया जाए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज आपको काफी कुछ याद करने का कंटेंट मिल गया है, आप याद करके आइएगा। कल मैं आपसे हल्का सा इन्हीं सब चीजों में से हल्का सा इंट्रो लेके पूछ लूंगा कितना कुछ आपको याद रहा। प्लासी और बक्सर फिर हम कल करते हैं। प्लासी बक्सर के बाद मेजर इवेंट्स में फिर हम डायरेक्ट लैंड करेंगे 1857 पर, ठीक है ना। उस बीच में बक्सर प्लासी के साथ साथ, मतलब देखो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, बक्सर प्लासी, उसके बाद 1857, उसके कारण और उसकी वजह प्रभावी, साथ ही साथ फिर पहुंचेंगे कांग्रेस की स्थापना पर। कांग्रेस की स्थापना के बाद में फिर नेशनल मूवमेंट के अंदर एंट्री कर जाएंगे। लेकिन इसी बीच में एक कल्चर वाला पार्ट भी आपको पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? आपको पढ़ाया जाएगा भारत में हो रहे उस समय के धर्म सुधार आंदोलन, वो इसी कालखंड के अंदर हो रहे हैं, तो वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे, है ना। तो धर्म सुधार भी बीच का ही कालखंड है जिसको भारत का पुनर्जागरण कहते हैं, है ना। उसके अंदर भारत में कौन से लोग आए, कौन सी कुरीतियां, कौन सी प्रथा थी। इसी बीच में चूंकि 1857 से पहले डलहौजी आ चुका है, तो डलहौजी या फिर ये कहिए कि ब्रिटिशर्स के जो प्रमुख वायसराय आए, जो यहां पर गवर्नर जनरल बनकर आए, उन सब के बारे में चर्चाएं होंगी। तो जब हम 1857 पहुंचेंगे और उसके बाद अंग्रेजों के कालखंड में पहुंचेंगे, उसके बीच में मतलब अंग्रेजों की एंट्री जैसे हम वो कांग्रेस की स्थापना जब हम करेंगे, तो कांग्रेस की स्थापना का जो कालखंड है ना पूरा बक्सर प्लासी के बीच का, इसके अंदर प्रमुख वायसराय, जिसमें से आपको ये रॉबर्ट क्लाइव वगैरह भी पढ़ने हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है इनका योगदान। इनका योगदान आपको प्लासी में तो सिद्ध हो ही जाएगा, इनकी कुछ पॉलिसीज भी, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में उनके द्वारा इंप्लीमेंट की गई चीजें पूछ लेते हैं कि बताइए टेलीफोन कौन लेके आया, रेल कौन लेके आया, है ना, कर प्रथा। ऐसे ही फिर खेती के जो प्रकार हैं, जमींदारी प्रथा क्या है, ये तो इन चीजों को इस 100 साल के अंदर जो मेजर ऐसे इवेंट थे जिन्होंने भारत के इतिहास पर बड़ा फर्क डाला, उन्हें हम बीच में से निकाल कर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। 15 से 18 की पीडीएफ विवेक डलवा देंगे भैया, है ना। रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलती, ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं बोल देता हूं, विवेक डाल देंगे बेटा, है ना। ठंड में अपना डेली रूटीन कैसे मेंटेन करें? भाई सबका हाल बिगड़ता है, मेरा भी हाल बुरा है, खड़ा नहीं हो जा रहा, एक पैर पे खड़ा हो रखा हूं आपके सामने भी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।